आकाश बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो बार बार अपने पिता का नाम पूछ रहा था। आज रात भी मैं सो नहीं सकी, क्योंकि आकाश के कहे शब्द सूल की भांति मेरे कान में चुभ रहे थे। मम्मी, तुम्हें मुझे मेरे पिता का नाम बताना ही पड़ेगा, वरना क्या? ये सोचकर मैं भय से सिहर उठी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। आकाश मेरा एकमात्र सहारा था। उसे खोने का मतलब जीने का मकसद ही खत्म हो जाना था। बड़ी मुश्किलों से गुजरकर मैंने खुद को संभाला था, जो मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक बार तो मेरा मन किया कि खुद को खत्म कर देती हूँ। मेरी जैसी स्त्री को समाज आसानी से जीने नहीं देता। इसके बावजूद भी मैं आज तक जिंदा हूँ, तो इसका कारण मेरी जीने की इच्छा थी। अनायास ही मेरा मन अतीत के पन्नों पर अटक गया। उस समय मैं 14 साल की थी। भले ही ये उम्र लोगों की तरफ आकर्षित होने वाली थी, परंतु मेरे लिए अब भी हम उम्र लड़कियों के साथ खेलना कूदना ही जिंदगी था। अपरिपक्व मन क्या जाने पुरुषों की नज़रों में छिपी वासना का जहर। मेरे ही पड़ोस का एक युवक अनुज मेरी हमउम्र सहेली का भाई था। एक दिन मैं उसके घर गई। उस रोज मेरी सहेली घर पर नहीं थी। घर में दूसरे लोग भी मौजूद नहीं थे। उसने मुझे इशारों से अपने कमरे में बुलाया। ये मेरे लिए सामान्य बात थी। जैसे ही मैं उसके कमरे में गई, उसने मुझे बाहों में जकड़ लिया, साथ में मेरे गालों पर एक चुंबन जड़ दिया। ये सब कुछ अप्रत्याशित था। मैं घबराकर उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास करने लगी। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की, मैं रोने लगी। वो मेरे करीब आकर बोला, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, आई लव यू। मैंने अपने आंसू पोंछे और भागकर घर आ गई। इस घटना का जिक्र भयवश मैंने किसी से नहीं किया। आज सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसी बात का था कि काश इस बात का जिक्र मैंने उसी दिन अपने माँ बाप से किया होता, तो निश्चय ही वे मेरा मार्गदर्शन करते और मैं एक अभिशापित जीवन जीने से बच जाती। बहरहाल वो मुझे अच्छा लगने लगा था। उम्र की कशिश थी। मैं अक्सर किसी न किसी बहाने सहेली के घर जाने लगी। एक दिन वैसा ही एकांत था जब उसने मेरे शरीर से खेला। मैं ना करती रही, मगर वो कहाँ मानने वाला था। मैं बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। घर आई, अपने घर में जाकर चुपचाप लेट गई। रह रहकर वही दृश्य मेरे सामने नाचता रहा। सुबह नींद खुली तो माँ ने मेरी तबीयत का हाल पूछा। तब मैंने बहाना बना दिया कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था। ये सिलसिला कई माह चला। असलियत तब पता चली जब मेरे अंदर माँ बनने के संकेत उभरे। माँ को काटो तो खून नहीं, अब क्या करें तो क्या करें? पापा को तो बताना ही पड़ेगा। उस समय घर में तो कोहराम मचेगा। उसका कैसे सामना करेगी? वे रुआसी हो गई। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। उनका दिल बैठने लगा और वो मुझे कोसने लगी। उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा भी, पर उससे क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका था। वही हुआ जिसका डर माँ को था। पापा ने माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। कैसी माँ हो, जवान होती बेटी पर नज़र नहीं रख सकी। वे मेरा गला घोंटने जा रहे थे। माँ ने उनको रोका। पापा कैसे थे और कैसे हो गए? कहाँ मेरे लिए हर वक्त एक पैर पर खड़े रहते थे। मेरा जरा सा भी दर्द उनसे सहा नहीं जाता था। आज वही पापा मेरी जान लेने पर उतारू हो गए। मैं रोए जा रही थी। उस रोज किसी ने खाना नहीं खाया। सब मेरे भविष्य को लेकर चिंतित थे। इस लड़की ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने पापा को इतना हताश कभी नहीं देखा। क्यों ना इस मामले में अपने भाई से राय ली जाए, माँ बोली। पागल हो गई हो? किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, वरना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी। इसका मतलब यही था कि पापा ने अनुज के परिवार वालों के बीच भी इस सवाल को उठाना उचित नहीं समझा। वे जानते थे कि कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे समाज में उनकी ही बदनामी होगी, सो अलग। तब क्या होगा? जो कुछ करना होगा हम दोनों आपस में ही सलाह मशवरा करके करेंगे। कल सुबह सबसे पहले किसी महिला डॉक्टर से मिलना होगा, फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। मम्मी को पापा की राय उचित लगी। अगली सुबह दोनों लेडी डॉक्टर के पास गए। लेडी डॉक्टर ने गर्भपात करने से साफ मना कर दिया और बोली, समय काफ़ी निकल चुका है, जान का खतरा है। हर तरीके से पापा ने डॉक्टर से मिन्नतें की, मगर वे टस से मस नहीं हुए। भरे कदमों से दोनों वापस लौट आए। अब एक ही रास्ता था, या तो मुझे मार डाला जाए या फिर कहीं दूर चले जाएं और इस बच्चे को जन्म देकर छोड़ दिया जाए।
माँ के साथ नागपुर से मैं मुंबई आकर एक फ्लैट लेकर किराए पर रहने लगी। मुंबई इसीलिए ठीक लगा क्योंकि यहाँ कोई किसी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। 9 महीने बाद मैं एक बच्चे की माँ बनी। इससे पहले कि मैं उसकी शक्ल देखूं, माँ ने पहले से ही एक परिचित को देकर छुट्टी पाली थी जो निसंतान थी। बाद में पापा ने भी अपना तबादला मुंबई करवा लिया। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई फिर से शुरू कर दी। इसके बावजूद मेरी आंखों से मेरे अतीत का दुस्वप्न कभी नहीं गया। जब भी सामने आता तो बेचैन हो उठती। 24 साल की हुई तो माँ ने मेरी शादी कर दी, इस नसीहत के साथ कि मैं कभी भी अपने बीते हुए कल की चर्चा नहीं करूँगी। ये मेरे ऊपर तलवार की तरह थी। हर वक्त मैं इस बात को लेकर सजग रहती कि कहीं मेरे पति को पता ना चल जाए। पता चल गया तो क्या होगा, ये सोचती तो भय की एक सिरन मेरे जिस्म पर तैर जाती। स्त्री की जिंदगी दांतों के बीच जीभ की तरह होती है। यही काम पुरुष करता तो न समाज उसे कुछ कहता और ना ही उसे कोई अपराध बोध होता। उल्टे वो अपनी मर्दानगी का बखान करता। ऐसा ही हुआ होगा जिसने मेरे जिस्म से खेला। आज निश्चय ही वो शादी ब्याह करके एक शरीफ इंसान का लबादा ओढ़े समाज का सम्मानित आदमी बनकर घूम रहा होगा, जबकि मैं हर वक्त भय के साये में लिपटी एक अंधेरे भविष्य की कल्पना के साथ। इसे विडंबना ही कहेंगे जो हमारे समाज के दोहरे मापदंड का विद्रूप चेहरा है। 6 महीने मुश्किल गुजरे होंगे जब मेरे पति ने मेरे चरित्र पर सवाल उठाकर तलाक का फरमान सुना दिया। ऐसा क्या देखा और सुना जो उसे मेरा चरित्र संदिग्ध लगा। कहने लगा, तुम बिन ब्याही बच्चे की माँ हो। इस सवाल पर मैं सन्न रह गई। मेरे बुरे समय ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो खुद को संयत किया, फिर मैं बोली, इतने बड़े आरोप के पीछे आपके पास सबूत क्या है? कहने लगा कि जिस अस्पताल में तुमने बच्चा जना था उसकी नर्स मुझे जानती थी। वो मेरे गांव की रहने वाली थी। एक दिन तुम और मैं एक मॉल में खरीदारी कर रहे थे, तभी उस नर्स ने तुम्हें पहचान लिया। उसने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया, फिर तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने बताया कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ बताना चाहती है, मगर संकोच बस कह नहीं पा रही थी। मैंने बहुत जोर दिया तो वो बोली, क्या अपनी पत्नी के बारे में तुमने कुछ पता किया था? मैं कुछ समझा नहीं। जैसे वो कहाँ की रहने वाली है, उसका घर परिवार कैसा है, लड़की का चाल चलन कैसा है। मेरे पापा और उसके पापा एक ही ऑफिस में काम करते थे। सजाती होने के कारण मेरे पापा ने बात चलाई। लड़की देखी, अच्छी लगी, पढ़ी लिखी थी। उन्होंने दहेज भी काफ़ी दिया। नर्स ने यही बात खत्म करनी चाहिए, मगर मैंने सत्य उगलवा कर ही दम लिया। मेरे पति के कथन से मुझे गहरी निराशा हुई। एक स्त्री से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। सत्य सत्य होता है, वो लाख छिपाने पर भी नहीं छिपता। मुझे माँ पापा दोनों पर गुस्सा आया। क्यों नहीं साफ साफ बताकर शादी की? अगर उसे मेरी ज़रूरत होती तो शादी करता, वरना मैं जैसी थी वैसे ही खुश थी। दुख तो बहुत हुआ, मगर मैंने भी सोच लिया था कि रोने धोने से काम नहीं चलेगा। शादी कोई अंतिम रास्ता नहीं। मुझे बरगलाकर मेरा यौन शोषण करने वाला चैन की जिंदगी जिए और मैं तिल तिल कर खुद को जलाऊं और अपने समय को कोसूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जीऊंगी और वो भी अपनी शर्तों पर। माँ पापा दोनों ही बहुत दुखी थी। मैंने कहा, अब मुझे या खुद को क्यों अपराधी मानते हैं? शादी का संबंध बच्चे पैदा करना होता है, तो वो मैंने बिन ब्याहे कर दिया। अब रहा किसी के साथ का तो मेरे समय में लिखा होगा, तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो सब कुछ जानते हुए भी मुझे अपनाने से इनकार नहीं करेगा। वास्तव में मुझे ऐसे ही इंसान की ज़रूरत है। चित्त शांत हुआ तो मैंने एक कंपनी में नौकरी कर ली। एक रोज़ एक दंपत्ति ने मेरे फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला। उस वक्त मैं दूसरे कमरे में थी। वे लोग माँ के जान पहचान के थे। उन्हें देखकर माँ के माथे पर बल पड़ गए। माँ ने उन्हें डाइनिंग रूम में बिठाया। उनके साथ एक 8 साल का लड़का भी था। लड़के को मेरे कमरे में भेजकर माँ न जाने क्या उसके साथ खुसुर फुसुर करती रहीं। इस बीच वो लड़का मेरे साथ घुल मिल गया। करीब आधे घंटे के बाद मैंने देखा कि वे दंपत्ति जा चुके थे। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि वो लड़का तो यही रह गया। जब उस लड़के को पता चला कि उसके कथित माँ बाप चले गए तो वो रोने लगा। मुझे दया आई, उसे सीने से लगाकर चुप कराने लगी। मम्मी इसे क्यों नहीं ले गई?
मैंने अपनी माँ से पूछा। माँ ने इशारे से मुझे चुप करा दिया। अब ये यहीं रहेगा कहने को तो माँ ने कह दिया, मगर तत्काल उसमें सुधार करते हुए बोली, कुछ दिनों के लिए। जैसे ही इसके माँ बाप विदेश से आ जाएंगे ये उन्हीं के पास चला जाएगा। मुझे माँ के कथन संदिग्ध लगे। उन्हें अन्य कमरे में ले जाकर वस्तु स्थिति की सही सही जानकारी हासिल करने का प्रयास किया तो माँ कहने लगी, तुमसे क्या ही छिपाना, ये तुम्हारा ही बेटा है। ये सुनते ही मैं क्षणांश भाव विभोर हो गई। माँ आगे बोली, इसी बच्ची को तुमने जन्म दिया था। लोकलाज के भय से मैंने इस बच्चे को जन्मते ही अपने एक रिश्तेदार को दे दिया था। वे निसंतान थी, मगर अब उनकी अपनी औलाद हो चुकी है। वे इसे रखने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने उस लड़के को देखा, अब वो भी रोए जा रहा था। मेरे दिल में माँ की ममता उमड़ पड़ी। कितना अभागा था ये बच्चा। असल माँ जिंदा थी तो भी गैर के पास पल रहा था। ये सोचकर मेरा कलेजा फट गया। उसे सीने से लगाया, मेरा मन भीग गया। वो लड़का मेरे लिए अंधेरे में चिराग की तरह था। कुदरत को मैंने लाख लाख धन्यवाद दिया जिसने मुझे जीने का मकसद दे दिया। मैंने बच्चे का नाम पूछा तो उसने आकाश बताया। जब वो शांत हुआ तो माँ ने मुझे एकांत में बुलाकर दबे स्वर में कहा, अभी इसके सामने तुम्हें माँ बताना मुनासिब नहीं होगा। तुम इसे इतना प्यार दो कि वो अपने पूर्व माँ बाप को भूल जाए, फिर मौका देखकर बता देना कि तुम ही इसकी असली माँ हो। क्या वो मानेगा? क्या वो ये नहीं पूछेगा कि मैं इतने दिन कहाँ रही, मेरे पिता कहाँ हैं? तब की तब देखी जाएगी। अभी मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। माँ ने ये कहा तो मुझे उनके तर्क करना मुनासिब नहीं लगा। मैं कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आई। उसके करीब आकर प्यार से पुचकारते हुए बोली, मैं तुम्हें आकाश नाम से पुकारूं तो कैसा लगेगा? नाक सुघड़ते हुए वो बोला, अच्छा तो ठीक है आकाश, आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलती हूँ, कैसा रहेगा? मैं खुश थी। मेरे प्यार की तपिश पाकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान की रेखाएं खिंचाईं। जल्दी जल्दी मैंने अपने कपड़े बदले, उसको लेकर आइसक्रीम पार्लर में पहुंची। उस दिन मैंने आकाश पर जी भर प्यार उड़ेला। क्यों ना उड़ेलती, आखिर वो मेरे शरीर का अंश था। वर्षों तक उसके रूप रंग को लेकर तरसती रहती थी कि आज मेरा बेटा जिंदा होता तो कैसा होता। माँ ने कहा था कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था, मगर जिंदा भी बताती तो क्या मैं उसे पालने लायक थी? मैं तो उस वक्त खुद एक बच्ची थी। आहिस्ता आहिस्ता आकाश हम सबसे घुलता मिलता गया। एक रोज मैंने उससे कहा कि वो मुझे मम्मी कहकर पुकारे। पहले तो वो सकुचाया, फिर बोला, मम्मी को क्या कहूँगा? जब उसे पता चलेगा कि मैंने आपको मम्मी कहना शुरू कर दिया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। कुछ सोचकर मैं बोली, बड़ी मम्मी ये ठीक रहेगा। उसने बिना नानुकुर के स्वीकार कर लिया। उसके मुख से मेरे लिए मम्मी का संबोधन तपती रेत पर बारिश की फुहार की तरह था। मेरा रोम रोम पुलक उठा। मैं भाव विभोर हो गई। वक्त गुजरता रहा, एक बात की कसक रहती, इतना प्यार दुलार देने के बावजूद वो अपनी पहली माँ को भूल नहीं पाया। कभी कभी उनका जिक्र करता तो मेरा मन आशंकाओं से घिर जाता। हमेशा की तरह झूठ बोल देती कि वे जल्द आएंगी। एक रोज़ तो हद हो गई जब वो अपने दत्तक माँ बाप के पास जाने की जिद कर बैठा। उस रोज़ मुझे अपनी कोख पर लज्जा आई। इतना प्यार दुलार देने के बावजूद भी आकाश को अपना नहीं बना सकी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि वो उनके पास जाना चाहता है जिन्होंने बड़े निर्मोही तरीके से उसका परित्याग कर दिया। आज जाना कि सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए बच्चे की बेहतर परवरिश जरूरी है, जो आसान नहीं। मम्मी ने पापा से सलाह मशवरा करके उसकी दत्तक माँ से बात की। एक बार आप उसे समझाइए, मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपकी बात को समझेगा। मम्मी बोली, क्या कहूँगी? उधर से जवाब आया, यही कि आप उसके असली माँ बाप नहीं है, असली माँ मेरी बेटी है। क्या वो मानेगा? और कोई रास्ता हो तो बताइए। मम्मी के इस सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्षणांश चुप्पी के बाद वो बोली, ठीक है, आप आकाश को फ़ोन दीजिए। आकाश को दूसरे कमरे से बुलाकर उसे मोबाइल थमाया। वो असमंजस में था, तभी उधर से आवाज़ आई, कैसे हो आकाश? आकाश को आवाज़ पहचानने में देर नहीं लगी। मम्मी कहते ही उसका स्वर भर्रा गया, आप कहाँ हैं? आकाश रूंधे कंठ से बोला, मैं यही हूँ, पहले ये बताओ, क्या ये लोग तुम्हें प्यार नहीं करते? करते हैं, बहुत करते हैं,
बड़ी मम्मी तो हर वक्त मेरी ही चिंता करती रहती हैं। एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती, परंतु कहते कहते उसका गला भर आया। आपकी याद हमेशा आती रहती है, क्या आप मुझे लेने नहीं आएंगी? पल भर के लिए उसकी दत्तक माँ भी भावुक हो गई। एक पल को वो सोची आकाश को ले आए, मगर ये सोचकर बढ़ते कदम रुक गए कि कल जब उसकी अपनी औलाद बड़ी होगी तो निश्चय ही आकाश की असलियत सबके सामने आ जाएगी। तब वो क्या करेगी? जब वे पूछेंगे कि आकाश किसका बेटा है, क्यों लाई थी इसे, तब तो ना मैं इधर की रहूंगी ना उधर की। आकाश किसी की नाजायज औलाद है, इस कलंक को कैसे धोऊंगी? फिर क्या गारंटी है कि मैं अपने पराये का भेद नहीं करने लगूंगी? यही सब सोचकर दिमाग ने फैसला किया कि जो कल होने वाला है उसे आज ही कह सुनकर खत्म किया जाए। आकाश, मैं यही हूँ, कहीं जाने वाली नहीं। तुम जब चाहे मेरे पास आ सकते हो, परंतु क्या मम्मी? मेरा एक कहा मानोगे? बिल्कुल मानूंगा, मगर आप मेरे पास आने का वादा करो। करती हूँ, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जिसे तुम बड़ी मम्मी कहते हो वही तुम्हारी असली माँ है। मैं तब बे औलाद थी, दूर दूर तक औलाद होने की संभावना नहीं दिख रही थी। तब तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें जन्मते मुझे दे दिया था। क्यों? इसका जवाब तुम अपनी बड़ी मम्मी से पूछना। कहकर दत्तक माँ ने फ़ोन काट दिया। आकाश गुमसुम सोफे पर बैठ गया। मैं उसके करीब आई, देखा उसके गालों पर आंसुओं की बूंदें लुढ़क आई थी। मैं अधीर हो उठी, उसे कलेजे से लगा लेना चाहा, मगर उसने मुझे झटक कर अलग कर दिया। पहले मुझे जवाब दो कि क्या तुम मेरी असली माँ हो? हाँ, भीगे मन से मैं बोली। तो फिर अब तक कहाँ थी? आकाश के इस कथन का मैं क्या जवाब दूँ? तुमने मुझे उनके पास क्यों भेजा? मेरे पापा कौन है? उसके इस सवाल पर मेरी मम्मी ने बात संभाली। समय आने पर सब पता चल जाएगा। मम्मी के इस कथन का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसका हठपन देखकर मैं रोने लगी। आकाश था तो बच्चा ही। मेरे आंसुओं को देखकर उसका मन द्रवित हो गया। वो मेरे पास आकर बोला, बड़ी मम्मी, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। उसके मुख से ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसे अंक में भीजकर देर तक मैं सुबकती रही। पढ़ाई लिखाई में लग जाने के कारण आकाश अपने अतीत को भूलता रहा। अब वो 25 साल का युवा था। एक रोज मैंने देखा कि वो अपने कमरे में उदास बैठा था। करीब जाकर उसकी उदासी का कारण पूछा तो बोला, मम्मी, तुमने एक बार कहा था कि समय आने पर पापा का नाम बताओगी। क्या वो समय नहीं आया? आकाश ने फिर से मुझे उसी चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया जिसे मैं अपने सीने में दफन करके भूल चुकी थी। एक एक करके अतीत की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति मेरी नज़रों के सामने घूमने लगी। जब उभरी तो आकाश से पूछा, क्या जानना जरूरी है बेटा? मम्मी, मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरा पिता कौन है, क्योंकि आज भी मेरे दिल के कोने में एक खालीपन महसूस होता है। ये खालीपन उस पिता के लिए है जिनका मैंने कभी मुख तक नहीं देखा। यदि वे जीवित नहीं हैं तो कोई बात नहीं, बस उनका परिचय बता दो। आकाश समझदार हो गया था। समझदार बेटे को भ्रमित करना आसान नहीं था। मैंने आत्मचिंतन किया तो पाया कि आज नहीं तो कल मुझे इस सत्य से आकाश को परिचित करवाना ही पड़ेगा। वो कल आ गया, अब नहीं बताऊंगी तो वो मुझ पर शक करेगा। इस तरह से उसकी नज़रों में मेरा चरित्र संदेहास्पद हो जाएगा, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं होगा। कोई भी रिश्ता ईमानदारी पर टिकता है, फिर वो चाहे माँ बेटे का हो या पिता पुत्र का। जिन रिश्तों की बुनियाद शक पर टिकी हो उनका बिखरना तय है। मेरे लिए आकाश ही सब कुछ था। मैं आकाश को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए एक एक कर मैंने उस उम्र में घटी सारी घटनाओं का खुलासा कर दिया। वे करते क्या हैं मुझे मालूम नहीं बेटा, बस इतना जानती थी कि उनका परिवार बहुत अमीर और संपन्न था। उन्होंने आपसे शादी क्यों नहीं की? मेरे मम्मी पापा जानते थे कि वो लोग काफ़ी अमीर हैं। वे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बिना वजह बदनामी होगी, इसीलिए उन्होंने कभी पहल नहीं की। अब आकाश को निर्णय लेना था कि वो इसे किस रूप में लेता है। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देखकर लगा कि वो अंदर से बेचैन था। ये देखकर मैं डर गई, कहीं कोई ऊंच नीच ना कर बैठे, तब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। आधा घंटा गुजर गया। आकाश ऐसे ही गुमसुम किन्हीं बेख्यालों में खोया रहा। मैं उसके करीब बैठी रही। दुखद स्मृतियां मन पर बोझ होती हैं। बेशक कहकर मैंने अपना बोझ हल्का कर लिया। इसके बावजूद मन के एक कोने में भविष्य को लेकर
आशंकाएं हिलोरे मार रही थी। मेरा भविष्य आकाश था, यदि आकाश को कुछ हो गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये सोचकर मैं बुरी तरह से भय से कांप गई। उठकर किचन में गई, आकाश के लिए एक गिलास पानी लाई। गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। गिलास पकड़ते हुए उसने एक नज़र मेरी तरफ फेंका। उसकी नज़र में मैंने एक बदलाव देखा जो आशाजनक लगा। मैंने एक निश्चय किया कि उसके कथन ने मुझे संशय में डाल दिया। मम्मी, जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे दंड दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मेरे लिए ये आशा की किरण की तरह था। आकाश को लेकर जैसा सोचा था वो उसके विपरीत निकला। ये मेरे लिए सुकून की बात थी। वही ये सोचकर दिल बैठने लगा कि फिर से गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। जिन्हें नहीं पता होगा वे भी जान जाएंगे। ऐसे में जो सामाजिक रुसवाइयाँ होंगी उनका कैसे सामना करूँगी? मम्मी, ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं। जब मुझे परेशानी नहीं तो आप क्यों परेशान हैं? मैं उस व्यक्ति को बेनकाब करना चाहता हूँ जिसने हम दोनों की ज़िंदगी तबाह की है और खुद इज्जत की ज़िंदगी जी रहा है। फिर भी लोग क्या कहेंगे बेटा, मैं बोली। इसकी चिंता अब क्यों कर रही हैं? जिससे छिपाना था उससे तो छिप नहीं सका, यानी मुझसे। तो समाज से क्या छिपाना? सच सामने आएगा तो निश्चय ही लोग हमारी तारीफ करेंगे। समय बदल रहा है। आकाश के कथन से मुझे बल मिला। क्यों स्त्री ही हमेशा पुरुष के व्यभिचार को सहे? कुकर्म पुरुष करे और ताउम्र स्त्री छिपाए, बिन अपराध के अपराध बोध के बोझ को ढोए। क्या ये खुद के प्रति अन्याय नहीं है? तुम क्या उसे पिता मानोगे? मैंने पूछा। जन्म दिया है तो पिता कहलाएगा ही, मगर जो सम्मान उसे देना चाहिए वो उसे कभी नहीं। उसने तुम्हें जिल्लत की जिंदगी दी है। मैं चाहता हूँ कि उसे उसके लिए सजा मिले। आकाश के दृढ़ निश्चय के सामने मैं नतमस्तक हो गई। मेरे मन में दुविधा की धुंध छट चुकी थी। एक लंबी लड़ाई के लिए हम माँ बेटे संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े। ये इतना आसान भी नहीं होगा। वे बड़े लोग हैं, आपको पहचानेंगे ही नहीं। हो सकता है रुपयों का लालच दें। जिस पर नहीं मानी तो जान से मारने की धमकी दे, वकील ने कहा। इस जिल्लत भरी जिंदगी से अच्छा है मर जाना। जब मेरा कोई बाप ही नहीं है तो मैं क्या मुंह दिखाकर समाज में जीऊंगा? आकाश ने वकील से कहा। वकील संवेदनशील था, कुछ सोचकर बोला, ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हारी तरफ से केस दायर करता हूँ। कानूनी अड़चनें आएंगी, समय लगेगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। समय क्यों लगेगा? वे जल्दी जैविकीय टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं होंगे। हजार बहाने बनाएंगे तो क्या हुआ, एक न एक दिन उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा, आकाश बोला। आकाश के पिता का कोई वारिस नहीं था। उन्होंने शादी तो की थी पर निसंतान थे। करोड़ों की संपत्ति थी, संयुक्त परिवार था। लिहाजा उन्होंने अपने जीते जी अपनी सारी संपत्ति संयुक्त परिवार के नाम कर दी थी। ये बात वकील की तरफ से मुझे पता चली। विडंबना देखिए, जिसे औलाद हुई वो संबंध अवैध था, वही जो वैध था उससे कोई संतान ही नहीं। अनुज को नोटिस मिली तो वे बेहद विचलित हो गए। इस उम्र में उसके दामन पर दाग लगे, ये उन्हें गवारा नहीं था। पहले तो छिपाया मगर छिपा नहीं सके। सबको पता चल गया कि उन्होंने कुंवारेपन में एक लड़की का यौन शोषण किया था। वे भूल चुके थे। वे तो ये भी नहीं जानते थे कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ। सोचे होंगे कि यदि मैं माँ बनी भी होगी तो कौन कुंवारी माँ बनना चाहेगा। लिहाजा अबॉर्शन कराकर छुट्टी कर ली होगी। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। बदनामी के भय से उन्होंने मेरे वकील को अपने घर बुलाया। वकील ने मेरे हक की बात की। वो झूठ भी तो बोल सकती है। एक करोड़पति आदमी की संपत्ति पर हक जताने के लिए ऐसा कर रही हो, अनुज बोले। इसके लिए जैविक टेस्ट है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वकील बोले। वैसे एक रास्ता है, वकील ने आगे कहा। वो क्या? अनुज के माथे पर बल पड़ गए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है, इसीलिए मैं आपको यही राय दूंगा कि उसे स्वीकार कर लीजिए। बिना वजह कोर्ट में उल्टे पुल्टे सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जैविकीय टेस्ट होगा, फिर आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मगर मेरे परिवार वाले कैसे मानेंगे कि वो मेरा ही पुत्र है? उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए। मेरी भी शंका का समाधान होना चाहिए। यानी आप आकाश को पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कुछ सोचकर अनुज बोले, अपनी औलाद का मोह किसे नहीं होता। उनका स्वर नम्र पड़ गया। कहने को तो मेरे चचेरे भाई भतीजे बहुत हैं, मगर मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं।
अनुज के कथन से लगा कि उन्हें संतान न होने की कसक थी। कोर्ट के फैसले के तहत पिता व पुत्र का जैविकीय टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव थी। जानकर हम दोनों की खुशी की सीमा नहीं रही। अनुज को आकाश को पिता का नाम देना ही पड़ा। चचेरे भाइयों ने आकाश का भरसक विरोध किया। उन्होंने अपने वकील से भी राय ली। यदि उन दोनों के शारीरिक संबंध से कोई संतान होती है तो कानूनन जैविकीय पिता की संपत्ति पर उस संतान और उसकी मां का पत्नी के समान हक है। ये नियम लिव इन रिलेशनशिप में भी लागू होता है, वकील ने समझाया। शादी नहीं हुई तो तब भी? चचेरे भाई ने पूछा। हाँ, तब भी वो स्त्री पत्नी के रूप में ही मानी जाएगी। वे सब कानून के आगे लाचार थे। मम्मी, न्याय ही दंड था मेरे पिता के लिए। अब मैं सिर उठाकर कह सकूंगा कि मैं अनुज का बेटा हूँ। आकाश की आंखों में झलकती आत्मविश्वास की झलक से मैं अभिभूत थी। और उनकी करोड़ों की रुपयों की संपत्ति के मालिक तुम ही होगे। वकील साहब अचानक कमरे में दाखिल हुए। नहीं सर, मुझे संपत्ति का कतई लालच नहीं है। मैं सिर्फ अपने उस कलंक को धोना चाहता था जिसका अपराधी मैं था ही नहीं। मेरी माँ ने मुझे जन्म दे दिया, मगर ऐसी कितनी माएँ होंगी जो लोक लाज के भय से अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मार देती हैं। मुझे ऐसी माँओं से सहानुभूति है, वही ऐसे पुरुषों से नफरत है जो किसी अपरिपक्व लड़की को बरगलाकर उसका यौन शोषण करते हैं, फिर उसे नरकीय जीवन जीने के लिए छोड़कर भाग जाते हैं। मेरी और मेरी माँ की कोशिशें उनके लिए एक सबक साबित होंगी। मैं नाजायज बेटा नहीं कहलाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का नाम और अपनी माँ का अधिकार चाहिए था, उसकी प्रॉपर्टी नहीं। मेरी माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं अपना और अपनी माँ का ध्यान बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। उन्हें कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दूंगा। आज मुझे मेरे बेटे आकाश पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।